हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज अपन सेल बायो के नेक्स्ट टॉपिक पर स्टडी करने जा रहे हैं। सेल का जो बायो का सेकंड टॉपिक अपन सेल डिवीजन स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट क्लास में अपन ने सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे सेल्स डिवीजन करती हैं और क्यों उन्हें रिक्वायर होती है डिवीजन की, इस चीज का भी अपन ने रीजन पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में देखा था अपन ने कि आखिर सेल्स को डिवीजन करने की आवश्यकता क्यों है, जिसका आपने आंसर पढ़ा था कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है वो आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। आज जो क्लास होगी उसमें अपन डिवीजन के बाद में कि सेल्स को डिवीजन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, डिवीजन करने के लिए सेल को कौन कौन से स्टेप्स करनी पड़ती हैं, वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनमें एक सेल का कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आज अगला टॉपिक अपना रहेगा सेल साइकिल। देखिए, लास्ट आपने सेल में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है सेल में, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। यदि वो अनुपात बदलता है तो कोशिकाएं विभाजन करना शुरू कर देती हैं। अब बेटा अपन पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल क्या है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आप लगा दीजिए सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल। देखिए, सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल किसे कहते हैं। सेल साइकिल बेटा भाई, सेल को एक कोशिका है, एक प्राइमरी सेल है, जैसे ये आपके सामने एक सेल है, इस सेल को डिवीजन करना है, ये सेल है। ठीक है, सेल को डिवीजन करना है तो डिवीजन के बाद में सेल डिवाइड होकर दो टुकड़ों में बंटने वाली है। एक सेल से दो न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होने वाला है। ठीक है, तो एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण जब करती है तो उसे जितना कोशिका के अंदर कोशिकांग वगैरह है, सेम उतनी ही कोशिकांगों वाली दो कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोशिका को अपने जैसी दो कोशिकाएं बनाने के लिए अपने आकार को बढ़ाना पड़ता है। सबसे प्राइमरी कंडीशन है बेटा जी अपने आकार में ग्रोथ करना। ठीक है, अपने आकार को बढ़ाना, तो फर्स्ट स्टेप इसे चलाना पड़ता है ग्रोथ। फर्स्ट स्टेप ये करता है ग्रोथ, वर्दी जिसे अपन कहते हैं, वर्दी। ग्रोथ, ठीक है, वर्दी करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ग्रोथ है और सेकंड स्टेप अपना है, उसके बाद में ग्रोथ होने के बाद में कोशिका करेगी डिवीजन, विभाजन, विभाजन, डिवीजन। ओके, भी देखिए दो कंडीशन है बेटा, किसी भी कोशिका को यदि अपने जैसी दो न्यू सेल्स बनानी है, न्यू डॉटर सेल्स बनानी है, तो नई डॉटर सेल बनाने के लिए, जैसे प्राइमरी सेल ऐसी है, इस टाइप से है, तो अब इसे अपने आकार में ग्रोथ करके और इस टाइप से लार्ज साइज में बदलना पड़ता है। ये लार्ज हो गया, फर्स्ट स्टेप में लार्ज हुआ इस टाइप से, और फिर ये लार्ज सेल दो छोटी छोटी कोशिकाओं में वापस से डिवाइड हो गई। देखिए सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है, सिंपल सा, कोशिका को सबसे पहले कोशिका को सबसे पहले अपने आकार में वृद्धि करनी है। आकार में वृद्धि करने का मतलब है कोशिका में जितने भी कोशिकांग हैं, देखो भले विभाजन कोशिका में कोई सा भी हो, एक चीज को आप याद रखिए, किसी भी सेल में कोई सा भी डिवीजन हो, भले माइटोसिस हो भले मियोसिस हो, विभाजन भले समसूत्री हो विभाजन भले अर्धसूत्री हो, उसे अपने आकार को बढ़ाना पड़ेगा, अपने कोशिकांगों का निर्माण करना पड़ेगा। भाई एक बात बताइए, जैसे एक सेल में 10 माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, 10 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो अब जैसे नई कोशिकाएं दो बनानी है तो 10 और बनाने पड़ेंगे, 10 माइटोकॉन्ड्रिया और बनाने पड़ेंगे, और 10 माइटोकॉन्ड्रिया मिलके 20 माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और 20 के बाद में 10 10 वाली दो कोशिका बना दी जाएगी। ठीक है भाई, कोशिका को दो बनाने के लिए सामान को डबल करना पड़ेगा, अपने सारे कोशिकांगों को, कोशिका द्रव्य को, जितना भी ऑर्गेनल वगैरह है उन सबको क्या करना पड़ेगा, उसे डबल करना पड़ेगा। जब डबल करेगी तो आकार भी उसका क्या होगा, बड़ा होगा, और लार्ज साइज होने के बाद उसका डिवीजन हो जाएगा और दो छोटी कोशिकाएं वापस से बन जाएगी। इस कंप्लीट साइकिल को के कोशिका ने विभाजन शुरू किया, विभाजन शुरू किया, और शुरू होने के बाद यहां से यहां तक का जब वो डिवीजन करेगी, तो इस कंप्लीट साइकिल में दो स्टेप चले, एक तो ग्रोथ वाला और एक डिवीजन वाला, इस सारे को मिला के कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल, कोशिका चक्र, सेल साइकिल या कोशिका चक्र। कोशिका चक्र, सेल साइकिल को कहते हैं बेटा जी कोशिका चक्र। ठीक है, कोशिका चक्र क्या है, कोशिका में
कोशिका में विभाजन की सभी प्रावस्थाओं को सभी प्रावस्थाओं को सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए सेल साइकिल क्या है भी, सेल में डिवीजन करने के लिए यदि किसी कोशिका को बेटा विभाजन करना है तो सिंपल सा देखिएगा, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के अपन को एक मार्कर से डबल मार्कर करने हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि सर डबल करना है तो आपको जितना भी सामान इस मार्कर में है वो सारा सामान डबल करना पड़ेगा, और जब वो डबल हो जाए तो आप इसका डिवीजन करके बंटवारा करके और आप क्या कर दो, इसके दो टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम कोशिका विभाजन भी वैसा ही है। सेल को डिवीजन करने के लिए सबसे पहले अपने आकार में ग्रोथ करनी है, जब आकार में ग्रोथ हो जाए उसके बाद में उसके टुकड़े करने हैं, बंटवारा करना है। तो एक स्टेप तो है वर्दी वाली, जिसे अपन कहते हैं आकार में वृद्धि, कोशिकांगों का निर्माण कार्य अवस्था, और दूसरी है विभाजन वाली या बंटवारे वाली प्रावस्था, और इन दोनों स्टेप को मिला के कहते हैं कोशिका चक्र। ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं, कोशिका चक्र। इस प्रकार से समझिएगा भाई, जैसे ये सेल है, दोबारा से देखिएगा, ये सेल है, सेल सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन न्यूक्लियस है, अन्य ऑर्गेनल्स है, और भी कोशिकांग इसमें पड़े हैं, इन सबको इसे डबल करना है। ठीक है, डबल करना है, और डबल के बाद में, ठीक है, देखो ये केंद्रक है, डीएनए हो गया इसमें, ये ईआर वगैरह है, और ये कोशिकांग वगैरह सब क्या हो गए हैं, डबल हो चुके हैं, तो सबका फॉर्मेशन हो गया। और जब सब डबल हो जाए तो उनका क्या कर दो, डिवीजन कर लो, बंटवारा कर लो, और बांट लो उन्हें, बांट के कितनी सेल बना लो, पुरानी वाली 2 सेल बना लो उसी टाइप से। ठीक है, तो सिंपल सा है, देखो एक सेल से 2 सेल बनानी है तो आपको पहले तो निर्माण करना पड़ेगा, और निर्माण करने के बाद उसका बंटवारा करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप को अपन ने नाम दिया बेटा जी, फर्स्ट स्टेप को अपन ने कहा है, इस पहली स्टेप को अपन ने कहा वर्धी प्रावस्था। वर्धी प्रावस्था पहली स्टेप को कहते हैं वर्धी प्रावस्था, और सेकंड स्टेप को बेटा जी कहते हैं विभाजन प्रावस्था। ध्यान से सुनिएगा, विभाजन प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था। ओके, विभाजन प्रावस्था। कोशिका देखिए कंप्लीट कोशिका चक्र है, यहां से लेके और कंप्लीट 2 पुत्री कोशिकाएं बनने तक, यहां तक का ये पूरा क्या है, सेल साइकिल। सेल साइकिल, ठीक है बेटा, भाई कोशिका को वृद्धि करना, उसके बाद में नई कोशिकाएं बनाने तक का कंप्लीट साइकिल जो है उसे अपन कह रहे हैं कोशिका चक्र। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सर कोशिका चक्र की 2 फेज है, एक तो है सर वर्धी प्रावस्था और दूसरी है विभाजन प्रावस्था। फर्स्ट स्टेप होता है वर्धी प्रावस्था, फर्स्ट स्टेप है, सॉरी इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, और सेकंड स्टेप है अपना विभाजन प्रावस्था। ठीक है, ये हो गया विभाजन प्रावस्था। तो कोशिका चक्र की 2 स्टेप है, एक तो वर्धी प्रावस्था और एक विभाजन प्रावस्था। ठीक है, कोशिका चक्र 2 भागों में बटा हुआ है, कोशिका चक्र में 2 प्रावस्थाएं हैं, 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है वर्धी प्रावस्था और सेकंड स्टेप है विभाजन प्रावस्था। कि भैया आपको यदि कोशिका का विभाजन करना है तो पहले तो कोशिका को अपनी वृद्धि करनी पड़ेगी, वृद्धि में सब कुछ आ गया, वृद्धि में आ गया उसके कोशिकांगों का निर्माण, कोशिका द्रव्य का निर्माण, और जितना भी ऑर्गेनल वगैरह, प्रोटीन वगैरह, साइटोप्लाज्म वगैरह स्टोर है उसके पास, सब कुछ क्या हो जाएगा, डबल। देन सब कुछ डबल हो गया तो फिर क्या कर दो, बंटवारा कर दो। तो बंटवारे की प्रावस्था को अपने नाम दिया बेटा विभाजन प्रावस्था। ठीक है, विभाजन प्रावस्था कंप्लीट, कोई डाउट नहीं इस चीज में। तो कोशिका चक्र की 2 स्टेप है, सिंपली आप 2 स्टेप कहेंगे कि कोशिका चक्र 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला चरण वर्धी प्रावस्था, दूसरा चरण विभाजन प्रावस्था। देखिए वर्धी प्रावस्था को बेटा जी दूसरा नाम जो दिया जाता है वर्धी प्रावस्था को कहते हैं अंतरा अवस्था।
अंतरावस्था, ठीक है। वर्दी प्रावस्था को कहते हैं अंतरावस्था या इंटरफेज, इंटरफेज, वर्दी प्रावस्था या इंटरफेज। और सेकंड है बेटा जी विभाजन प्रावस्था, इसे कहते हैं बंटवारे वाली प्रावस्था कह सकते हैं, या आप इसे कहते हैं डिवीजन फेज, या फिर इसे कहते हैं एम फेज या सूत्री प्रावस्था, ठीक है, सूत्री प्रावस्था। ओके, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। देखो, कोशिका चक्र की दो प्रावस्थाएं हैं, पहली वर्दी प्रावस्था जिसे नाम दिया जाता है अंतरावस्था या इंटरफेज, सेकंड है विभाजन प्रावस्था या एम प्रावस्था, सूत्री प्रावस्था, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो कोशिका चक्र की भैया सेल साइकिल के दो स्टेप है, किसी भी कोशिका को विभाजन करना है तो उसे दो स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप जिसे आप वर्दी प्रावस्था कहते हैं या फिर इंटरफेज कह सकते हैं, सेकंड स्टेज विभाजन प्रावस्था जिसे अपन एम फेज या सूत्री प्रावस्था कहते हैं। तो किसी भी कोशिका में विभाजन दो चरणों में कंप्लीट होता है। पहला चरण इंटरफेज जिसमें सभी कोशिकाओं का निर्माण होगा, सब कुछ बनेगा। सेकंड एम फेज, उसमें क्या होगा, बंटवारा होगा, जो बना था उसका बंटवारा होगा, सिंपल, और बन गया, हो गया विभाजन, ठीक है। तो कोशिका विभाजन की दो स्टेप है, देखिए कौन कौन सी दो स्टेप है, इसको देखिएगा आप। जैसे अपन इस टाइप से एक बार सेल साइकिल का ही चार्ट बना लेते हैं, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र, ठीक है, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र की दो स्टेप है, एक है इंटरफेज, एक है बेटा जी इंटरफेज, और सेकंड है बेटा एम फेज, एम फेज। इसको आपने कहा अंतरावस्था, अंतरावस्था, और सेकंड को अपन ने कहा है सूत्री प्रावस्था, ठीक है, सूत्री प्रावस्था, एम प्रावस्था और इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज पहला स्टेप है, देखिए कोशिका चक्र का पहला जो चरण है वो है इंटरफेज। इंटरफेज में होता है वर्दी, इस फेज में क्या होगी, वर्दी, ठीक है, वह निर्माण, वर्दी व निर्माण। और बेटा इस स्टेप में होता है, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट सूत्री प्रावस्था में होता है बेटा बंटवारा, ओके, यहां होगा बंटवारा, बंटवारा या विभाजन, बंटवारा या विभाजन। देखिए दो स्टेप है, कोशिका चक्र, किसी भी सेल में जो कोशिका चक्र है, किसी भी कोशिका को यदि विभाजन करना है तो उसे कोशिका चक्र चलाना पड़ेगा। कोशिका चक्र की दो स्टेप है, एक तो इंटरफेज है और एक एम फेज है। पहले चलेगा इंटरफेज जिसमें सभी कोशिकांगों का निर्माण होगा, और उसके बाद में चलेगा एम फेज जिसमें जो भी बना है उसका क्या होगा, बंटवारा होगा, और एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी बेटा, दो सेल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। नेक्स्ट देखिए, इंटरफेज जो है, एक कोशिका जितना भी कोशिका चक्र चलाती है उसमें से टाइम का डिवाइडेशन है। देखिए अलग अलग कोशिकाओं के लिए जो कोशिका चक्र का समय है, कोशिका चक्र का समय कह दो या कोशिका के विभाजन का समय कह दो, वो सारी कोशिकाओं में अलग अलग होता है। कोशिका सबसे ज्यादा समय जो लगाती है वो इंटरफेज में लगाती है, सेल को सबसे ज्यादा टाइम लगता है इंटरफेज में, ठीक है, सेल का सबसे ज्यादा टाइम खराब होता है इंटरफेज में, 95% समय। देखिए कुल कोशिका चक्र का लगभग 95% समय कोशिका इंटरफेज में लगाती है। इस बात को आप क्लियरली याद रखें, भाई कोशिका विभाजन के टाइम में सबसे ज्यादा टाइम सस्पेंड करती है कहां पे, इंटरफेज में, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम देती है इंटरफेज को, लगभग 95%, यानी अप्रोक्सीमेटली सारा समय इंटरफेज को दे रही है, ओनली 5% टाइम में वो विभाजन करती है। ये चलता है ओनली 5%, ओनली 5%, ठीक है, ओनली 5% टाइम में चलता है। 95% समय सेल किसमें लगा देती है, कोशिका चक्र के इंटरफेज में, और 5% टाइम में सेल करती है बेटा, यहां 5% समय में सेल क्या कर लेती है, विभाजन कर लेती है, बंटवारा कर लेती है। तो कोशिका चक्र का जो समय है, कोशिका चक्र क्या है,
कोशिका चक्र अभी मैंने आपको बताया कि विभाजन के लिए, कोशिका को विभाजन के लिए जितनी भी प्रावस्थाएं चल रही हैं, यानी इंटरफेज और एमफेज, विभाजन की सारी प्रावस्थाओं को मिला के क्या कहते हैं, कोशिका चक्र। यानी डिवीजन करने का पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं कोशिका चक्र। और अलग अलग कोशिकाओं के लिए बेटा कोशिका चक्र का जो समय है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इस बात को देखिएगा, यदि अपन बात करें कोशिका चक्र के समय की, अपन बात करते हैं कोशिका चक्र के समय की, टाइम की, समय की यदि अपन बात करें कोशिका चक्र का समय, तो कोशिका चक्र का समय, कोशिका चक्र का समय अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। देखिए अलग अलग कोशिकाओं में कोशिका चक्र का जो टाइम है बेटा जी, इस टाइम वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है जेट एग्जाम में, कई बार ईस्ट कोशिका के लिए कोशिका चक्र का समय पूछा हुआ है। तो देखिए कोशिका चक्र का समय जो है वो ऐसा नहीं है भी हर कोशिका के लिए फिक्स होगा कि कोशिका इतनी देर में विभाजन कर लेंगे, ये सभी जीवों में अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल एक जीवाणु कोशिका की यदि अपन बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल अपने सामने है एक जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका में बेटा कोशिका चक्र का जो टाइमिंग है, जीवाणु कोशिका में मात्र 20 मिनट, 20 मिनट में विभाजन होता है। कितनी देर विभाजन होता है, मात्र 20 मिनट में। जीवाणु कोशिका 20 मिनट में डिवीजन कर लेती है, ओनली 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट के बाद में आप जैसे मान लीजिए आपने एक जीवाणु कोशिका पेट्री प्लेट पे रखी, जब आप 20 मिनट बाद में उस सेल को देखोगे तो आपको वहां पर कितने बैक्टीरिया मिलेंगे, 2 बैक्टीरिया, क्योंकि वो सेल प्रत्येक 20 मिनट में क्या कर लेती है, अपना डिवीजन कर लेती है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल है यीस्ट कोशिका। यीस्ट कोशिका, यीस्ट जो होता है बेटा एक प्रकार की कवक है। यीस्ट, यीस्ट एक कोशिकीय कवक है। यीस्ट जो है वो एक कोशिकीय होता है, कवक कोशिका है, जिसे फाइकोमाइसिटीज में रखा जाता है, इसे कहते हैं सैकरोमाइसिस सेरेवेसी। तो यीस्ट कोशिका 19 मिनट में, सॉरी 90 मिनट में, 90 मिनट में, 90 मिनट में विभाजन कर लेती है, 90 मिनट में डिवीजन कर लेती है। ठीक है, 90 मिनट में लगाती है, आप 90 मिनट को 1.5 आवर भी कह सकते हैं, 1.5 घंटा भी कह सकते हैं। ठीक है, 1.5 घंटे में विभाजन करती है। ओके, तीसरा एग्जाम्पल यदि यहां पर ह्यूमन सेल का ले, मनुष्य, मनुष्य की कोशिका, बेटा ह्यूमन सेल की यदि अपन बात करें तो ह्यूमन सेल जो है वो 24 आवर में, 24 आवर में यानी 24 घंटे में विभाजन करती है, 24 घंटे में विभाजन। देखिए ये 3 एग्जांपल्स अपने लिखे, पॉइंट मैंने आपको बताया भी अलग अलग कोशिकाओं में बेटा कोशिका चक्र का जो समय है वो भी अलग अलग है। जैसे जीवाणु कोशिका 20 मिनट में विभाजन कर लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए आप इसको याद रखें। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन्हें आपके लिए याद रखें। जीवाणु कोशिकाएं 20 मिनट में विभाजन करती हैं, हिस्ट कोशिकाएं 90 मिनट में विभाजन करती है, और मनुष्य की कोशिका, हमारी एक कोशिका, हमारी सेल डिवीजन करने में 24 आवर, 24 घंटे का समय लेती है। यदि प्रयोगशाला में पेट्री प्लेट पर ह्यूमन सेल को रखें तो 24 घंटे बाद में डबल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये तो कोशिका चक्र के समय की बात है। देखो मैंने आपको कहा सेल साइकिल के टाइप, चरण, स्टेप्स क्या क्या है, 2 स्टेप है, इंटरफेज और एमफेज, 2 चरणों में कंप्लीट होगा कंप्लीट सेल साइकिल। और सेल साइकिल का जो टाइम है अलग अलग कोशिकाओं में टाइम क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को जो है आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो अपन ने देखो सेल साइकिल का टाइम देखा,
मैंने आपको कहा कि सेल साइकिल की दो स्टेप है, मेनली दो स्टेप है। एक तो है स्टेप इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। टाइम के अकॉर्डिंग यदि बात करें, इंटरफेज में 95% टाइम लगता है और एम फेज में ओनली 5% टाइम लेती है सेल। यानी जैसे मनुष्य की कोशिका की अपन बात करें बेटा, तो मनुष्य की कोशिका 24 घंटे में विभाजन करती है और 24 घंटे में से कोशिका 23 घंटे तक इंटरफेज चलाती है और ओनली 1 आवर के अंदर कोशिका विभाजन करके और दो हो जाती है। अब देख, जो इंटरफेज है, इंटरफेज के भी आगे 3 स्टेप्स हैं। ये जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज के भी 3 स्टेप हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? देखो, इंटरफेज को इंटरफेज में सभी कोशिकाओं का निर्माण वगैरह होता है, तो निर्माण 3 चरणों में होगा। 3 चरण है इसके। फर्स्ट है जीवन फेज, जीवन फेज, और सेकंड है सेकंड है ओके सेकंड है एस फेज, और थर्ड है बेटा G2 फेज। G2 फेज, ठीक है। G2 फेज क्लियरली दिख रहा है आपको? ये जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज। इंटरफेज के भी 3 चरण है, जीवन, एस और G2। भाई इंटरफेज भी 3 स्टेप में चलेगी, ठीक है। 3 स्टेप चलेंगे, पहले जीवन आएगा, फिर एस आएगा, फिर G2 आएगा। देखो, यदि अपन कंप्लीट सेल साइकिल को यदि एक डायग्रामेटिकली एक चार्ट से डिफाइन करें, जिसमें अपन टाइम वगैरह सबकी बात करते हैं, तो देखो, एक डायग्राम के थ्रू अपन इस सारी चीज को समझते हैं, जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग ये डायग्राम अपने सामने बना हुआ है, ठीक है। ये एक सेल साइकिल का डायग्राम है। सेल साइकिल, सेल साइकिल कोशिका चक्र का ये डायग्राम आपको दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले जैसे एक कोशिका है, ये कोशिका है और इस कोशिका को डिवीजन करना है, तो डिवीजन में बेटा उसे सबसे पहले ये इंटरफेज चलानी होगी। इंटरफेज की सबसे पहली फेज, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, और फिर ये फोर्थ, और देन कोशिका डिवीजन करके और 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। कोशिका चक्र को अभी मैंने आपको बताया कि सिंपली उसके 2 पार्ट है, 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है, देखो यहां से अपन शुरू करते हैं, ये कोशिका चक्र यहां से शुरू है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है यहां से लेके यहां तक, और सेकंड स्टेप है यहां से यहां तक, ठीक है। पहला स्टेप है इंटरफेज। इंटरफेज की भी 3 फेजेज है। सबसे पहले इंटरफेज की फेज है जीवन फेज, पहला होता है जीवन फेज। सेकंड होता है बेटा जी G2 फेज, ओ सॉरी, फिर G2 लिख गया, एस। सेकंड होता है एस फेज। ठीक है, थोड़ा सा एस फेज, और थर्ड है बेटा G2 फेज, ठीक है। तो ये तो 3 स्टेप हैं इंटरफेज की। ये इंटरफेज की 3 स्टेप है, दिख रहा है आपको क्लियरली? ये जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज, ठीक है। जीवन, एस और G2, और उसके बाद में फिर चलता है ये एम फेज। ये है एम फेज, ठीक है। ये एम फेज है। तो एक सेल साइकिल जो है, एक सेल का, एक कोशिका को यदि विभाजन करना है, तो उसके पास विभाजन के लिए कंप्लीट 2 स्टेप है, इंटरफेज और एम फेज, जिसमें से इंटरफेज बेटा चलेगा 3 स्टेप में। तीनों स्टेप का नाम है जीवन, एस और G2, और उसके बाद में शुरू होगा सेल के पास, उसके बाद में होगा एम फेज, ठीक है। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अगला पॉइंट अपन समझते हैं। जीवन फेज जो है, यदि अपन ह्यूमन सेल के लिए बात करें, एक मनुष्य की कोशिका की यदि अपन बात करें, कि मनुष्य की कोशिका जीवन, एस, G2 और फिर एम चलाएगी। देखो, इधर लिख लेते हैं, ह्यूमन सेल की अपन बात करें हैं। ह्यूमन सेल 2 स्टेप है, इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। रफली इधर लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। इंटरफेज बेटा जी देखो, दोनों ह्यूमन सेल को 24 आवर लगता है। ह्यूमन सेल, मनुष्य की कोशिका 24 आवर लेती है डिवीजन करने में, विभाजन में, ठीक है। 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे में से वो इंटरफेज चलाएगी 23 घंटे,
23 आवर, 23 आवर वो इंटरफेज चलाएगी और ओनली 1 आवर के लिए, ओनली 1 आवर के लिए चलेगा एम फेज। एम फेज केवल 1 घंटे का है, एम फेज ओनली 1 आवर का है, 1 घंटे का है, 1 घंटे में एम फेज कंप्लीट। देखिए इसमें से आपको डायग्राम में सबसे लंबी फेज जो दिख रही है वो जीवन दिख रही होगी बेटा। सबसे लंबा जीवन दिख रहा है क्या? तो भैया जीवन फेज जो है सेल साइकिल की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। ठीक है, सेल साइकिल की सबसे लंबी प्रावस्था है जीवन फेज। ठीक है, सबसे लंबी कौन है? जीवन, इसीलिए डायग्राम में सबसे लंबा बनाया हुआ है। देखो कोशिका को डिवीजन करनी है, ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेल को 24 आवर लगता है, 24 घंटे। 24 घंटे में से लगभग 8 से 12 घंटे, 8 से 12 घंटे कोशिका जीवन फेज चलाती है। देखिए जीवन फेज चलता है एट टू, सॉरी ये कलर थोड़ा सा डार्क लेते हैं यहाँ पे, ओके, यहां 8 से 12 घंटे, 8 to 12 आवर के लिए जीवन चलता है, एकमात्र जीवन। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 8 से 12 का मतलब बेटा 12 का मतलब हो गया आधा, यानी पूरे 24 घंटे का आधा समय तो केवल जीवन चलता है, ओनली जीवन चलता है। फिर एस चलता है, एस चलता है बेटा जी 6 to 8 आवर के लिए, ओके। और फिर G2 चलता है 3 to 4 आवर के लिए, और एम फेज आपको पता है ओनली 1 आवर के लिए, ओनली 1 आवर के लिए। ठीक है, एक घंटे में कोशिका विभाजन कर लेती है। कोशिका विभाजन की 2 स्टेप है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के 3 फेज है, G1, S और G2, और फिर है एम फेज। देखो यहां अपन कुछ चीजों को यहां समझेंगे कि सर G1, S और G2 से क्या मतलब है। देखो एम का मतलब तो है माइटोटिक फेज, एम का मतलब तो होता है बेटा माइटोटिक फेज, इसका मतलब है माइटोटिक फेज। माइटोटिक का मतलब होता है डिवीजन होना, तो इसका तो सिंपली समझ में आ गया भी एम मतलब माइटोटिक। बट G1, S और G2 नाम देने के रीजन क्या है? ठीक है, इनके क्या रीजंस हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, सारी बातों को अभी क्लियर कर लेते हैं अपन, क्यों इन्हें G1, S, G2 कहा जाता है। ठीक है, इनके नाम क्यों है G1, S और G2। देखिए सेल G1, S, G2 तीनों फेज में, तीनों स्टेप में सेल अपने सारे ऑर्गेनल, अपने सभी कोशिकांगों का, सभी पदार्थों को डबल करने का काम करेंगे। ठीक, सभी पदार्थों को डबल करने का काम करेंगे, जितना भी है उन सबको डबल करेंगे। देखो कोशिका में मैंने आपको जब सेल पढ़ाई थी तो आपको मैंने कहा था कि कोशिका का जो सबसे मुख्य कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग जो सबसे लास्ट में अपने पढ़ा था, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक के बारे में, केंद्रक में रहता है डीएनए, केंद्रक में डीएनए रहता है। हमारी कोशिकाओं का सबसे मुख्य पदार्थ है, मुख्य आणविक पदार्थ है डीएनए। तो डीएनए भी डबल होगा, डीएनए भी डबल होना पड़ेगा, डीएनए डबल होगा तभी तो न्यूक्लियस डबल होगा, तभी तो केंद्रक डबल होगा। ठीक है, एस फेज वो प्रावस्था है, देखो एस से मतलब है बेटा सिंथेसिस, इससे मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस कह दो या सिंथेटिक कह दो, सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा संश्लेषण, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, संश्लेषण प्रावस्था। और देखिए संश्लेषण से मतलब होता है निर्माण, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। ठीक है, निर्माण, तो किसका निर्माण होता है? देखो एस प्रावस्था वो फेज है, एस फेज वो है जिसके अंदर डीएनए का निर्माण होता है। यहां सिंथेसिस होता है किसका? डीएनए का। डीएनए संश्लेषण होता है एस फेज में। भाई कोशिका चक्र की इंटरफेज की वो प्रावस्था जब डीएनए बन रहा है, जिस समय डीएनए बन रहा है, डीएनए बनने वाली प्रावस्था को अपन ने नाम दे दिया एस फेज। ठीक है, और एक वो प्रावस्था जब बंटवारा हो रहा है उसको अपन ने नाम दे दिया एम फेज। ये दोनों नाम तो समझ में आ गए कैसे आए, एस फेज और एम। एस, एम तो आया डिवीजन वाला, बंटवारे वाला, माइटोसिस वाला। एस नाम आया है संश्लेषण से। यहां किसका संश्लेषण? कि कोशिका का जो सबसे मुख्य कंपोनेंट है डीएनए, डीएनए का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस से एस आया। सिंथेसिस, संश्लेषण, निर्माण, किसका निर्माण? डीएनए का निर्माण। तब होता है एस फेज में होता है। ठीक है, इसलिए एस फेज को अपन ने कह दिया सिंथेसिस फेज। अब देखिए विभाजन जब शुरू होगा तो यहां से होगा, इस जगह से विभाजन शुरू होगा। तो विभाजन जब शुरू होता है तो एम, एम प्रावस्था किसी सेल में एम प्रावस्था हो गई तो 2 नई सेल्स बन गई, नई सेल बनी। अब नई सेल बनी, वो सेल फिर से विभाजन करेंगी,
फिर से उनमें जीवन चलेगा, फिर एच चलेगा, फिर G2 चलेगा, फिर N चलेगा, M होने पर फिर 2 की 4, 4 से फिर वापस जीवन चलेगा S। इसी प्रकार से चक्र हमेशा चलता रहेगा, ये साइकिल हमेशा इसी टाइप से चलता रहेगा। G1 S G2 M, फिर G1 S G2 M, G1 S G2 M, ठीक है। और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, आगे से आगे कोशिकाएं डबल होती जाएंगी। M प्रावस्था के बाद में जो सबसे पहला स्टेप आया उसका नाम जीवन इसलिए रखा क्योंकि संश्लेषण प्रावस्था, विभाजन होने के दौरान बंटवारा होने के बाद में सबसे पहला ये इंटरफेज का पहला गैप है, संश्लेषण से पहले, एस से पहले पहला गैप, तो G1 का मतलब है गैप फर्स्ट, गैप फर्स्ट G1, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं G1। फिर एस के बाद में दूसरा गैप आता है, इसलिए इसे कहते हैं गैप सेकंड, गैप सेकंड, इसलिए इसका नाम हो गया G2, इसलिए इसका नाम आ गया G2। ओके, G1 S G2 M। G1 G2 नाम कहां से आए हैं कि M प्रावस्था में विभाजन हुआ, दो नई कोशिका बनी, अभी नई कोशिका में फिर से विभाजन चलेगा, तो विभाजन जब चलेगा तो डीएनए का संश्लेषण होगा, डीएनए संश्लेषण से पहले जो ये गैप आ रहा है उस गैप को नाम दे दिया फर्स्ट गैप, ठीक है, G1। फिर डीएनए का संश्लेषण फर्स्ट गैप में निर्माण हुआ, फिर एस फेज चला, एस फेज के बाद में फिर सेकंड गैप आ गया, तो सेकंड गैप को नाम दे दिया G2, और G2 पूरा होने के बाद बंटवारा हो जाता है कोशिका में, और बंटवारा होते फिर 2 की 4 हो गई, 4 से 8, फिर 8 से 16, इस टाइप से डिवीजन चलता रहेगा। तो कुल मिला के मैंने आपको ये यहाँ ये कहानी बताई है कि एक कोशिका में विभाजन के लिए 2 स्टेप है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज भी 3 फेजेज में बटा हुआ है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, G2 प्रावस्था। ओके, G1 प्रावस्था, S प्रावस्था और G2 प्रावस्था, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। फिर आती है M प्रावस्था, M प्रावस्था मतलब विभाजन प्रावस्था, और सेल डिवीजन कर लेती है और कहानी कंप्लीट हो जाती है। ओके, फिर आती है टाइमिंग की बात। मैंने आपको कहा कि मनुष्य की कोशिका 24 घंटे विभाजन करती है, 24 में से देखिए 8 से 12 घंटे चलता है G1, 6 से 8 घंटे चलता है S, और 3 से 4 घंटे चलता है G2, और ओनली 1 आवर के लिए चलता है M फेज। देखिए सेल जो है, सेल G1 S एंड G2, इन तीनों प्रावस्थाओं में पदार्थों का निर्माण होगा, इन्हें कहते हैं निर्माणकारी प्रावस्थाएं, निर्माणकारी प्रावस्थाएं, निर्माणकारी प्रावस्थाएं। इस इन प्रावस्थाओं में क्या होगा बेटा जी, निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, यहां पर कोशिका में उपस्थित सभी पदार्थों का निर्माण होगा। कोशिका में जितना भी कोशिकांग है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, सब कुछ बनेंगे, कुछ जीवन में, कुछ एस में, कुछ G2 में। और जब जीवन एस G2 में बन जाए तो उसके बाद एम चलेगी, और एम में सिर्फ बंटवारा होगा। ध्यान से सुनना इस चीज को कि जीवन एस और G2 में निर्माण होगा और एम प्रावस्था में उन सबका बंटवारा होगा। तो एम में कोई खास काम नहीं होता, सिर्फ बंटवारा होता है। लफड़ा कहां है, जीवन एस G2 में, उन्हें बनाना पड़ता है, वो निर्माण करने वाली प्रोसेसेस है, इसलिए वहां पर समय ज्यादा लगता है। बंटवारा करने में तो कोई खास समय नहीं लगेगा, इसलिए 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है बंटवारा। ठीक है, क्लियर है यहां तक की कहानी। अब अपन नेक्स्ट बात ये पढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना पॉइंट ये है कि सर आपने कहा इंटरफेज की 3 प्रावस्थाएं, देखिए इन तीनों नाम को मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आपके सामने। एक आपने लिखा G1 फेज, एक अपन ने लिखा S फेज, एक आपने लिखा G2 फेज। ठीक है, G1 फेज कह दो या फिर आप इसे कहते हैं G1 प्रावस्था। ठीक है, या इसे भी आप कह सकते हैं S प्रावस्था। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं G2 प्रावस्था। ओके, G1 प्रावस्था, S प्रावस्था और G2 प्रावस्था, कोई डाउट नहीं। जीवन प्रावस्था का देखिए दूसरा नाम और क्या नाम है, इस डायग्राम से समझते जाइएगा। देखिए जीवन को आप ऑब्जर्व करो, जीवन किसके बाद में आता है, जीवन किसके बाद में आता है, एम प्रावस्था के ठीक बाद में आता है जीवन। सही बात है, डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा है कि एम के ठीक बाद में कौन आ रहा है, जीवन आ रहा है। इसलिए बेटा जीवन का नाम रखा जाता है सूत्री प्रावस्था।
पश्चसूत्री प्रावस्था, ठीक है, या इसे कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, ठीक है, पोस्ट माइटोटिक फेज, पश्चसूत्री प्रावस्था। देखिए सिंपली इस चीज को सुनने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है एग्जाम में, एग्जाम पैटर्न में कई बार जीवन वर्ड यूज ना करके वो ये दूसरे वाला वर्ड यूज कर लेता कि पश्चसूत्री प्रावस्था में बताओ क्या होगा। अब बेटा जी हमने जीवन से याद कर रखा है सब कुछ कि जीवन में ऐसा होता है, वैसा होता है, वो होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया पश्चसूत्री प्रावस्था से, तो फिर हमें क्वेश्चन आते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं कि पश्चसूत्री किसको कहते हैं। तो इस चीज को आपको याद नहीं रखना है कि पश्चसूत्री जीवन को कहते हैं। आप सिंपली इस वर्ड को पढ़ो। पश्च का मतलब होता है बेटा बाद में, पश्च यानी बाद। देखिए दो वर्ड होते हैं पश्च और पूर्व। पश्च मतलब बाद में, पूर्व यानी पहले, ठीक है। तो पश्चसूत्री प्रावस्था, पश्च यानी बाद में, सूत्री प्रावस्था मतलब सूत्री प्रावस्था के बाद में। आप डायग्राम में देखो सूत्री प्रावस्था के बाद में कौन आता है? जीवन आता है। सूत्री के बाद में जीवन आता है, तो पश्चसूत्री प्रावस्था किसका नाम है? जीवन का नाम है। या दूसरा नाम और इसे क्या दे सकते हैं? दूसरा नाम इसे दे सकते हैं आप, इसे आप ये भी कह सकते हैं पूर्व संश्लेषण प्रावस्था। आप इसे पूर्व संश्लेषण प्रावस्था भी कह सकते हैं। मैंने भी बताया पूर्व का मतलब पहले, संश्लेषण प्रावस्था का मतलब एस प्रावस्था। देखिए डायग्राम में संश्लेषण प्रावस्था ये रही संश्लेषण प्रावस्था। तो संश्लेषण प्रावस्था से पहले कौन आता है? जीवन आता है पहले। तो पहले आने वाली को कह सकते हैं पूर्व संश्लेषण प्रावस्था, या फिर इसे आप कह सकते हैं प्री सिंथेटिक फेज। प्री सिंथेटिक फेज, ये इसके नाम आप दे सकते हैं पश्चसूत्री प्रावस्था या पूर्व संश्लेषण प्रावस्था, पोस्ट माइटोटिक फेज या प्री सिंथेटिक फेज, ठीक है। ये नाम आप थोड़ा सा क्लियर रखिए, कई बार क्या होता है नाम की वजह से लोचा हो जाता है। सेकंड का तो कोई डाउट ही नहीं आपको। सेकंड में तो एस प्रावस्था क्यों कहा गया है? इसे कहते हैं संश्लेषण प्रावस्था या सिंथेटिक फेज या संश्लेषण प्रावस्था, ठीक है। और कोई दूसरा नाम ही नहीं है इसका। तीसरा है G2 प्रावस्था, ठीक है। G2 को बेटा क्या कह सकते हैं? देखो G2 M से ठीक पहले आता है। डायग्राम में देखिए आप, M से ठीक पहले, ये M प्रावस्था, M से ठीक पहले कौन आ रहा है? G2 आ रहा है। ठीक पहले G2 आ रहा है, तो पहले आने वाले के लिए क्या यूज करते हैं? पूर्व, ठीक है। तो इसको अपन कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं पूर्व सूत्री प्रावस्था, पूर्व सूत्री प्रावस्था, या आप इसे कहते हैं प्री माइटोटिक फेज, ठीक है। और इसका सेकंड नाम आप यूज कर सकते हैं, अब एस के बेसिस पे कहे तो एस के बाद में आता है। देखिए डायग्राम में देखो, एस के ठीक बाद में कौन आ रहा है? G2 आ रहा है। एस के ठीक बाद में G2 है, इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं? इसलिए आप इसे कह सकते हैं पश्च संश्लेषण, पश्च यानी बाद में, संश्लेषण यानी एस प्रावस्था, यानी एस प्रावस्था के बाद में आने वाली। और आपको अच्छे से पता भी है एस के बाद में कौन आता है? G2 आता है। यानी आप इसे कह सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक, पोस्ट सिंथेटिक फेज, ठीक है। तो ये बेटा जी ये नाम आप क्लियरली लिख लीजिए। जीवन प्रावस्था को जीवन फेज या पश्चसूत्री प्रावस्था या पूर्व संश्लेषण प्रावस्था, या इनका इंग्लिश नाम क्या है वो आप क्लियर रखें और पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिए। ओके ठीक है, डन। आगे की ओर बढ़े। देखिए ये आपने पढ़ा कि सर माइटोसिस सॉरी सेल को जब डिवीजन करना होता है तो डिवीजन की दो स्टेप है, एक तो इंटरफेज और एक माइटोटिक फेज। इंटरफेज में होता है सर निर्माण, और निर्माण भी तीन प्रावस्था में होता है, G1, S और G2। और देन उसके बाद में जब निर्माण हो जाए तो उसके बाद में होगा बंटवारा। बंटवारे वाली प्रावस्था को बेटा अपने कहा एम फेज। एम फेज मतलब सर बंटवारा होगा, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि सर बंटवारा होने के बाद जैसे दोनों ही सेल बनी, पुत्री कोशिका, नहीं बनने वाली सेल को कहते हैं पुत्री कोशिका, उनमें फिर से डिवीजन चलेगा। तो वो स्टेप चलती है G1, S, G2, M, फिर G1, S, G2, M। टाइम का क्वेश्चन आता है,
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल साइकिल की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है। तो सेल साइकिल की सबसे लंबी प्रावस्था आपको यहाँ डायग्राम में मैंने देखो टाइम के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाया है। सबसे लंबी प्रावस्था G1 है, सेकंड उससे छोटी S है और तीसरी सबसे छोटी G2 है। जीवन का टाइम है बेटा 8 से 12 घंटे, 8 से 12 घंटे जीवन चलता है और S चलता है 6 से 8 घंटे और G2 चलता है 3 से 4 घंटे। ओके ठीक है, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, ये टाइम की बात हो गई। और एम प्रावस्था की यदि बात करें अपन तो केवल 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ओके, आगे की ओर बढ़े। आगे देखिए क्या है, ये सेल साइकिल की अलग अलग स्टेप्स आपने पढ़ ली हैं, ये आपने नाम इनके पढ़ लिए हैं। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अब अपन ये स्टडी करने वाले हैं कि सर ये तो हो गया भाई, कब कैसे कैसे क्या क्या काम होगा, कौन कौन से स्टेप्स चलेंगे, स्टेप्स का नाम क्या क्या है। अब सबसे पहले अपन स्टडी करने वाले हैं इंटरफेस को। सबसे पहले बेटा अपन पढ़ने वाले हैं इंटरफेस, अंतरावस्था। ठीक है, इंटरफेस अंतरावस्था। इंटरफेस के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी 3 स्टेप है। इंटरफेस में क्या होगा, देखिए इंटरफेस के बारे में कुछ सिंपल सी बातें। इंटरफेस में होता है निर्माण, इसलिए इसका नाम है, इंटरफेस का नाम है, इसे निर्माणकारी प्रावस्था भी कहते हैं। इसे निर्माणकारी प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि सर निर्माणकारी के साथ साथ इसे भी देखो, ये इंटरफेज में कोशिका तैयार होती है क्या करने के लिए, बंटवारा करने के लिए, विभाजन करने के लिए, नई कोशिकाएं बनाने के लिए तैयारियां करती है, इसलिए इसे तैयारी वाली अवस्था भी कहते हैं। इसे तैयारी वाली प्रावस्था भी कहते हैं, इसे तैयारी वाली अवस्था भी कहते हैं। इसे निर्माणकारी फेज भी कह सकते हैं आप और इसे तैयारी वाली अवस्था भी कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसके लिए और क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि देखो कोशिका चक्र का सबसे ज्यादा समय लेती है, यह सेल साइकिल की सबसे लंबी प्रावस्था है, सबसे लंबी प्रावस्था है, जो लगभग 95% समय में पूर्ण होती है। ठीक है, जो लगभग 95% समय में बेटा क्या होती है, कंप्लीट होती है। इंटरफेज में क्या होता है, इस प्रावस्था में सभी पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रावस्था में क्या होता है बेटा जी, सभी पदार्थों का निर्माण। ठीक है, इस प्रावस्था में कोशिका के सभी पदार्थों का, सभी पदार्थों का, कोशिकांगों का, पदार्थ हो गए, कोशिकांग हो गए, प्रोटीन्स हो गई, कोशिकांग, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सभी का निर्माण होता है, सभी का निर्माण होता है। ठीक है, ये लीजिए, ये आप इसे नोट कर सकते हैं भाई। इस इंटरफेस के अंदर बेटा क्या क्या होने वाला है, निर्माणकारी प्रावस्था है इंटरफेस, सभी पदार्थों का निर्माण होगा, इसलिए इसे तैयारी वाली अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज, तैयारी वाली या प्रिपरेटरी फेज, सेल साइकिल की सबसे लंबी प्रावस्था लगभग 95% में कंप्लीट होती है। और इस प्रावस्था में क्या होगा, कोशिका के सभी पदार्थों का निर्माण होगा, जितने भी कोशिकांग है वो सब बनने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब देखिए इंटरफेज में जितने भी कोशिकांग बनने वाले हैं सबके लिए 3 स्टेप चलेंगे। जितना भी पदार्थ बने वो 3 चरणों में बनेगा। कुछ बनेगा G1 में, फिर कुछ बनेगा S में और फिर बचा हुआ बनेगा G2 में। 3 टुकड़े हैं, 3 स्टेप है, G1, S और G2। ठीक है, कुछ सामान बन गया सेल का G1 के अंदर, फिर थोड़ा बहुत सामान बनेगा S के अंदर और फिर जो कुछ बच गया वो बन जाएगा G2। लेकिन G1, S और G2 तीनों फेज में कंप्लीटली सेल क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। सेल का सारा जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब जानने वाली बात यह है कि सर अब बताओ कि G1 में क्या बनता है, S में क्या बनता है और G2 में क्या बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इस चीज को पढ़ेंगे कि बेटा जी G1 फेज में क्या क्या पदार्थ बनते हैं, S फेज में कौन से पदार्थ बनते हैं और G2 फेज में कौन से पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद में माइटोसिस फिर बंटवारा कैसे होता है, इन सबको अपन अगली क्लास में स्टडी करने वाले हैं। उम्मीद है इस क्लास की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।